बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कुछ खुश्क और बेरंग सी थी। वालिदैन फोत हो गए थे, लेकिन मेरे लिए 2 मकान और 4 दुकानें जो कि किराए पर चढ़ी थी, उनका माकूल किराया आ रहा था। इसके अलावा मेरे लिए 3 कमरों का प्यारा सा घर जिसमें मेरी रिहाइश है। मकान और दुकानों का किराया इतना आ जाता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अपनी दुकानों के सामने बने थरे पर दिन चढ़े उठकर बैठता हूँ और वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों और खूबसूरत गाड़ियों को मोहब्बत से देखता रहा। कभी कभी घूमने के लिए भी निकल जाता। मैंने अपनी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी थी, इसीलिए दोस्त यार बनाने की जरूरत ना मिली। जब भी घूमने का मन चाहा तो अकेला ही निकल खड़ा होता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में किसी चीज की कमी सी थी। एक दिन चचा मंसूर, जो कि मेरे किराएदार थे, उन्होंने मुझसे कहा, अली बेटा, कब तक यूं अकेले रहोगे? शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात सामने की थी, लेकिन उस दिन से मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो मन में खुदबुदी सी होने लगती, लेकिन ये खुदबुद उस लड़की के सामने से हटते ही खत्म हो जाती। और मैं जो पीने बनने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता। और फिर सोचा शादी के बारे में। चचा मंसूर ने फिर एक दिन पूछा, चचा शादी कर तू, लेकिन कोई लड़की नजर में जचे तो सही। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो चचा मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी जो कि मेरे एक रिश्ते के मामू की शानदार कोठी में, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं ऐसी महफिलों में कम ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक तो बात रिश्तेदारी की थी और दूसरा मेरे ताल्लुक और अपने मुझे मगरूर सा समझते थे, इसलिए मैंने ये पार्टी अटेंड की। पार्टी बोर्ड सी थी। मैं भी लिए दिए वाला बंदा था और मेरे मामू और उनकी फैमिली भी रिश्तेदारों से ज्यादा मेल मिलाप रखने वाले ना थे, इसीलिए मैं उनके घर बने चिड़ियाघर और फिर एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियों से दिल बहलाता रहा। खाना भी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा था और 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई खास मेहमान है, और जब वो खास मेहमान महफिल में आया तो सबकी नजरें उस तरफ लग गई। मैं भी इस शख्सियत को देखते ही चिड़ियाघर से निकलकर कोठी के अंदर सजी महफिल में आया, जहां हर जवान और बड़ी उम्र का मर्द इस शख्सियत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। हल्के मेहरून कलर के कपड़ों पर सफेद फूलों वाली चादर ओढ़े, चेहरे पे मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथ में टच मोबाइल। उसके थोड़े ही पीछे काली चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस 2 नौजवान जो कि इस शख्सियत के यकीनन बॉडीगार्ड थे। ओ भाई, ये लेडी कौन है? एक वेटर से पूछा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कौन से शहर से आए हो? मिस शाहीना को नहीं जानते? मेरे मुंह से निकला और वो वेटर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मिस शाहीना के आते ही इस महफिल में जान सी बढ़ गई। कहीं से पियानो की मध्यम धुन बजने लगी जो कि इस माहौल में फसूसा जगाने लगी। मैं मिस शाहीना के नजदीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने पर बैठा वो जिधर जाती मेरी नजरें उसका ताक़ुब करती। उसकी उम्र 30 से कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालदा दोनों हयात थे और जागीरदार थे। न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन मिस शाहीना ने कुछ न कुछ बहाना करके उनसे शादी से इनकार कर देती। ये सब मालूमात मुझे इसी महफिल में घूमते फिरते मिली। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे एक शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तस्वर में मिस शाहीना को खड़े देखा तो मुझे ये जोड़ी बड़ी ही अच्छी लगी। इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते हर किसी को हंसकर मिलते हुए मिस शाहीना ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका चेहरा किसी तासुर से आरी था। मेरे रिश्ते के मामू उसके सामने जैसे पीछे पीछे जाते थे। इस पार्टी में चंद सियासी लोग भी थे जिनसे मिस शाहीना कुछ ज्यादा देर तक बातें करती रही और फिर डिनर का वक्त होते ही डिनर शुरू हो गया।
मिस शाहीना को देखने के बाद खुदबुदी सी मेरे दिल में हुई। वो उसके जाने के बाद खत्म ना हुई, बल्कि वो इतनी बड़ी कि मुझे किसी पल चैन न था। 2 दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे। आखिर उसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और उसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा। पूरा दिन वहाँ बैठा बेचैनी से महल और उसके गेट की तरफ देखता रहा कि शायद वो निकले। उसे देखकर दिल की खुदबुद को कुछ सुकून मिले। ना खाने का होश था, ना ही कुछ पीने का। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और महल का बड़ा सा गेट खुलने लगा। फिर सफेद रंग की बड़ी गाड़ी में फ्रंट सीट पर आंखों पर सन ग्लासेस लगाए मिस शाहीना तमकनत से बैठी नजर आई। उसे देखकर दिल की हरकत पहले से तेज चलने लगी। गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई। उसने हल्का सा भी इधर उधर ना देखा। मैंने उसे चंद साथ नजर बढ़कर देखा, लेकिन इससे सुकून ना मिला, बल्कि दिल करने लगा और देखूं। पर मुझे वहाँ से उठना ही पड़ा, क्योंकि वो इलाका अमीर लोगों का था, सन्नतकार, मिल ऑनर्स और जागीरदार। इसीलिए वहाँ से खरामा चलते हुए अपने मोहल्ले के एक होटल में चाय पी और फिर घर की राह ली। बेसुकूनी, बेचैनी, और मैं दूसरे दिन सुबह ही सुबह में फिर उस महल के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। अपने ख्यालों में मिस शाहीना के ख्यालों में खोया चुपचाप सर नहारे चला जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से आकर कंधे पे हाथ रखा। मैंने चौंक कर सर घुमाकर देखा। सामने चचा मंजूर खैरानी से मेरे कंधे पे हाथ रखे खड़े थे। मियां अली, कहाँ गुमसुम जा रहे हो? मैंने 2-3 दफा आपको पुकारा, लेकिन आप तो सुन के ही नहीं रहे। मुझे एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं चचा, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जरा एक काम से जा रहा था, उसी काम के बारे में ताने बाने बुन रहा था। मैंने बाएं हाथ से गर्दन खुजाते हुए जवाब दिया तो चचा मंजूर मुस्कुराने लगे। चलो मियाँ, अच्छी बात है, तुम्हें भी कोई काम तो सूझा। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे इजाजत दी और फिर ऐसे ही चलते चलते नेशनल बैंक के सामने से होता हुआ मिस शाहीना के इलाके की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नजर मिस शाहीना के एक बॉडीगार्ड पर पड़ी, जो कि बैंक के बाहर स्टेशन खड़ा था। मैं ठटक के रुक गया। मेरी नजरें पार्किंग में फिरने लगी और फिर मैंने मिस शाहीना की गाड़ी पार्किंग में एक तरफ खड़ी देख ली। अब मैं बाहर एक बेंच पर बैठा उसके बैंक से निकलने का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो ब्लू कलर कपड़ों में सर पर सफेद दुपट्टा किए बैंक से निकलती नजर आई। उसके पीछे ही एक आदमी निकला, जो कि मुझे कुछ मशकूक सा लगा। बैंक की सीढ़ियां उतरते ही उसने मोबाइल निकाला, मैसेज टाइप करने लगा। शायद उसने मैसेज सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस शाहीना की तरफ एक नजर देकर मोबाइल जेब में डाल दिया। मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मिस शाहीना अपने बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए मेरे सामने से गुजरकर गाड़ी में जा बैठी। आज भी उसने इधर उधर ना देखा, बल्कि नीचे देखते हुए ही गुजर गई। उसकी गाड़ी पार्किंग से निकली ही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार स्पीड से पार्किंग में दाखिल होने ही लगा था कि वो सीधा गाड़ी के साथ जा टकराया। मोटरसाइकिल सवार हवा में उड़कर पार्किंग के साथ बने प्लाट में लगे एक फवारे के पानी में जा गिरा। गाड़ी उधर ही रुक गई थी। मिस शाहीना और उसका बॉडीगार्ड गाड़ी से निकल आए। शायद वो मोटरसाइकिल सवार को देखना चाहते थे। मैं भी आहिस्ता से भागकर उधर पहुंचा। मैंने उनसे पहले मोटरसाइकिल सवार पर पहुंचते उसे पानी में से निकाला। ज्यादा चोट लगने से उसकी बचत हो गई थी। मैं उसे निकालकर प्लाट की घास पे लाया ही था कि मेरी नजर सड़क पर आते हुए एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर 2 निकाबपोश बैठे थे। पिछले के हाथ में मुझे पिस्टल की एक झलक नजर आई। उन दोनों की आंखें मिस शाहीना पर मरकूज थी। मोटरसाइकिल के टापे पे लिखा था चीफ ऑफ डेथ। मैंने उस सहमी मोटरसाइकिल वाले को तेजी से प्लाट की घास पे डाला तो मेरे जहन में आवाजें आने लगी, मिस शाहीना को बचाओ। फिर मैंने एक जंप लगाया, हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया। उसी वक्त तरतरा गोलियां चली। मुझे दाएं कंधे और पेट में गर्म सुलाहें घुसती महसूस हुई। मैं जोर से जमीन पे गिरा। सरे जमीन से टकराते ही एक दर्द की लहर उठी और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। जब मुझे होश आया तो एक नरम बिस्तर से लेटा हुआ था। दाएं बाजू पे ड्रिप लगी थी। बड़ा सा कमरा था। पास ही एक नर्स खड़ी दीवार की तरफ कुछ देख रही थी। ये इतना बड़ा कमरा यकीनन किसी हॉस्पिटल का नहीं था। मैं उठकर बैठा तो सर चकराने लगा। मैं फिर आंखें बंद करके लेट गया। कंधे और पेट पर खिंचन सी थी। नर्स ने महसूस किया कि मैं होश में आ गया हूँ, इसलिए वो पलटकर मेरे पास आई और मुझे गौर से तकने लगी। बंद आंखों से भी उसका साया मुझे नजर आ रहा था। उसे अपने ऊपर झुके हुए महसूस करते ही मैंने आंखें खोली।
उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में 2-3 बातें पूछी। मैं कुछ सोचकर सर हिलाकर इत्मीनान का इजहार किया। वो सर हाँ में हिलाते हुए बाहर निकल गई। उसके जाने के चंद मिनट के बाद उसके साथ एक डॉक्टर और बॉडी बिल्डर टाइप आदमी, जो कि बड़ी उम्र का था, हैंडसम सा बेहतरीन तराश खराश वाला सूट पहने, उसने मुझे सलाम किया और मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर मेरे ऊपर झुका। उसने पट्टी उतारकर कंधे और पेट के जख्म देखे। अभी कुछ दिन तक तुम चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो नई पट्टी लगाने लगी। लेकिन मैं हूँ कहाँ? तुम अपनों में हो, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। उस हैंडसम आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इसका बाप हूँ जिसकी तुमने अपनी जान पे खेलकर जान बचाई। उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही न थी। नर्स ज्यादातर मेरे कमरे में ही रहती थी और डॉक्टर 2 चक्कर लगाता था सुबह और शाम, लेकिन मिस शाहीना मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं खुद हैरान था कि जिसकी मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान बचाई, वो तो शुक्रिया अदा करने तक न आई। मैं यही सोच रहा था कि वो कमरे के दरवाजे को नॉक करती अंदर आई। मैं उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा, लेकिन उसने कंधे पे हाथ रखकर मुझे उठने से रोक दिया। वो मेरे पास बैठ गई। फिर बातों बातों में उसने बड़े ही अच्छे अंदाज से मेरी तबीयत का पूछा, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं खुद में फूले ना समा रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि वो मोटरसाइकिल सवार मुझ पर फायर करने वाले हैं? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैं जब जख्मी मोटरसाइकिल वाले को पानी से उठाकर बाहर लाया था तो मुझे सामने से आते हुए वो मशकूक मोटरसाइकिल वाले नजर आए। मशकूक इसलिए कि उनके चेहरे निकाब से ढके थे और पिछले के हाथ में पिस्टल था, जो कि तैयार हालत में था, और वो दोनों आपकी तरफ देख रहे थे। तो बस मैंने बात खत्म की। अच्छा जी, अब वो लाजमी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मिस शाहीना की बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। आपने अपनी जान की परवाह करते हुए मेरी जान क्यों बचाई? आखिर उसने वो सवाल किया जिससे मैं बच रहा था। इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकता और हो सकता है कि कभी ना बता सकूं। मैंने कुछ सोचते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। तकरीबन 1 माह तक मैंने भरपूर रेस्ट की। आखिर दिनों में चहलकदमी करते हुए उस महल के बड़े से लॉन में फूलों की मुअत्तर फिजा में खूब सांस लेता। मैं उस महल से निकलना तो जैसे भूल ही गया था। मेरे जहन में न रहा कि ये मेरा घर नहीं, और जब मैं ठीक हुआ, जख्म भर से गए, तो अचानक मुझे जैसे याद आया कि मेरा अपना भी एक घर है। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों के सर से उतरना चाहिए। दिल तो कह रहा था कि ढीठ बनकर मिस शाहीना का दीदार करता ही रहूं, लेकिन मुरव्वत भी कुछ चीज थी। उसी शाम में बसीर साहिब के आने का इंतजार कर रहा था। मिस शाहीना के वालिद बसीर साहिब वो शाम को मेरे कमरे में आए, पास बैठकर तबीयत के बारे में पूछा। क्योंकि अब मैं ठीक था, इसीलिए मैंने उसे सब अच्छा ही कहना था। उसके बाद मैं वहाँ से जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच ही रहा था कि उन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी। अली, तुम अपने आप को यहाँ गिल्टी फील मत करो। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम शाहीना की। उन्होंने इतना कहकर कुछ सोचा। मेरे दिल की धड़कन मुतसलसल होने लगी। शायद उन्हें मेरे दिल की बात पता चल गई हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी शाहीना की सेक्रेटरी फिर एडवाइजर बन जाओ, क्योंकि वो इस इलेक्शन में MPA के लिए लड़ रही है। ओह, मेरे मुंह से एक लंबे सांस के साथ निकला। वजीर साहिब ने मुझे हैरत से देखा। लगता है तुम्हें इस बात को जानकर हैरत हुई। मैं अब इस पर लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, और तुम ये भी सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें जाने के बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे जख्मी होने के बाद तुम्हारे बारे में पूरी मालूमात हासिल की है। तुम पढ़े लिखे लायक लड़के हो। हाँ, माइंड न करना, बस थोड़ा काम से जी चुराते हो। उनकी बात सुनकर मैं कसमसा के रह गया और वो मुस्कुराने लगे। मैंने पहले ही कहा था कि माइंड मत करना। इट्स ओके सर, मेरे मुंह से इतना ही निकला। तुम इस बारे में खूब सोचो। अगर तुम्हें ये ऑफर अच्छी लगे तो तन्हा और रिहाइश वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद वो मुझे आराम करने का कहकर वहाँ से चल दिए। वो रात मुझे नींद ना आ रही थी। ये नहीं कि मैं इस ऑफर के बारे में गौर कर रहा था, बल्कि ये ऑफर तो मैंने बसीर साहिब के जाने के बाद ही कबूल करने का सोच लिया था।
मुझे तो मिस शाहीना के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। मेरे जहन में ये सोच थी कि वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मिस शाहीना को इलेक्शन में हिस्सा लेने को जरूरी था। रात आधी गुजर गई थी कि मुझ पर गनूत की तारी होने लगी। मेरी आंखें बोझिल होकर बंद होने लगी कि अचानक मुझे लगा कि खिड़की के सामने से कुछ साया लहराया हो। जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की वादी में जा रहा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और फिर खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगा। मेरी नजरें लॉन में गर्दिश कर रही थी। मिस शाहीना के कमरे की दीवार के बाहर ही मुझे वो साया खड़ा नजर आया। मैंने जल्दी से खिड़की खोली, उसमें से उतरकर बाहर कूद गया। मेरे कदम जमीन पर टिकते ही हल्की सी थपकी आवाज आई। उस साये ने फिर भी मेरी तरफ पलटकर ना देखा। सीधे होते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा और मैं नंगे पांव उसी लिए भागने से अजीब सी धमक पैदा हो रही थी। लेकिन वो साया इसी तरह मिस शाहीना की खिड़की के सामने मुझसे बेपरवाह खड़ा था। मैंने उसके पास पहुंचकर उस पे छलांग लगाई, लेकिन मुझे एक हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं उस साये में से उड़ता हुआ घास पर जा गिरा। वो हकीकत में एक खौफनाक साया ही था, लेकिन किसका? मैंने इधर उधर देखा, मुझे वहाँ कोई आदमी नजर न आया जिसका वो साया हो। फिर मैंने जल्दी से उस साये की तरफ देखा जो मुसलसल मिस शाहीना की खिड़की पे नसें जमाए खड़ा था। मेरे जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगा। उस साये की किसी आदमी के बगैर यहाँ मौजूदगी मेरी समझ से बालातर थी। मुझे कोई मावराई चक्कर लग रहा था। मेरे दिल पे एक हैबत सी डेरा डालने लगी। मुझे ऐसा लगा कि बस अभी सांस रुक जाएगा। मैं पीछे की तरफ गिरने लगा। मेरे मुंह से जैसे दम बहुत निकला, ला हौला वला कुव्वा था, और इसके फिजा में बुलंद होते ही उस साये ने मेरी तरफ सर घुमाया। मेरी जुबान पे विर्द जारी रहा और मेरे देखते ही देखते वो साया गायब हो गया। मेरे मुंह से गुटी गुटी चीख निकली। मैं हैबत से पीछे उलटकर गिर पड़ा। जाने कितनी देर मैं बेसुध लान के घास पर पड़ा था। उधर सुबह की अजान हुई और इधर मैं उठकर बैठ गया। मैं उस लान में बेयकीनी से अपने आप को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो देखा वो वाकई में था या फिर कोई ख्वाब था। ये सोचते हुए मैं वहाँ से चलते हुए कमरे में आकर बेड पर गिर सा गया। वो साया बार बार मेरी आंखों के सामने लहरा सा जाता और फिर मैं नींद की गहरी वादी में चला गया। और जब मैं उठा तो दोपहर गुजर रही थी। मुलाजिम नाश्ते का पता करने आया तो मैं दोपहर का खाना और साथ में चाय मंगवा ली। उसके खाना लाने तक मैं फ्रेश हुआ। खाने के बर्तन उठाते वक्त मुलाजिम ने बताया कि बशीर साहिब सुबह से 2-3 दफा याद कर चुके हैं। मेरे जहन में फौरन रात वाला वाकया फिरने लगा। जाने वो क्या था, क्यों था, किस लिए था। मुलाजिम जब चला गया तो मैं बशीर साहिब और मिस शाहीना के बारे में सोचने लगा, जो कि यकीनन मेरे जवाब के मुंतजिर होंगे। मुझे तो अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन इन लोगों को मुझसे बहुत बेहतर ऐसे लोग मिल सकते थे जो कि सियासत में चलते फिरते पुरजे थे और वो एक बेहतरीन पैकेज पर इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते थे, जबकि मुझे सियासत की बिल्कुल भी समझ न थी। तो फिर ये लोग मेरा ही इंतखाब क्यों करना चाहते थे? क्या इसलिए कि मैंने मिस शाहीना को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, या फिर इन बड़े लोगों को कुर्बानी के लिए एक बकरे की जरूरत थी? मैं तो बकरा भी ऐसा था कि जिसके आगे पीछे कोई न था। मेरे गुमशुद या किसी किस्म की सिचुएशन में फंसने के बाद ऐसा कोई न था जो कि मेरे बारे में पूछताछ करता। यहीं पर मुझे एक बात याद आई जिसका एहसास मुझे इतनी शिद्दत से हुआ कि मैं बशीर साहिब से मिलते ही इस बारे में पूछ लिया कि जब मिस शाहीना पर सरेआम गोलियां चली जो कि मैंने अपने जिस्म पर खाई तो लाजमी पुलिस केस भी बना होगा। मुझ तक पूछताछ के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आया, और वो कौन आदमी थे जो कि मिस शाहीना को मारना चाहते थे? मेरे इन सब सवालों का बशीर साहिब के पास एक जवाब था। वो दोनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस वालों को मोटरसाइकिल के साथ ही ऐसी हालत में मिले कि किसी ने उन्हें कत्ल करके उनकी शनाख्त मसे कर दी थी और मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही कोई नतीजा सामने आएगा। मन की जवाब से मुतमिन ना हुआ, लेकिन कर भी क्या सकता था। मैंने बशीर साहिब को मिस शाहीना के एडवाइजर के तौर पर अपनी खिदमत पेश कर दी। बशीर साहिब मेरे इस फैसले पर बड़े खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझे मिस शाहीना से मिलवाया। उसने भी मेरे इस फैसले को सराहा। बशीर साहिब हम दोनों को वहाँ बिठाकर छोड़कर उठ गए। मैं मिस शाहीना के बेदाग चेहरे को गौर से देखकर रात के वाक़े के बारे में सोचने लगा तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थी। इसका मतलब था कि अभी इसका इस साई से वास्ता नहीं पड़ा था। अली, तुम्हारे जहन में इस बारे में बहुत से सवालात होंगे कि सियासत में तो कितने ही एडवर्टाइजर होंगे, कितने ही कुल पुरजे होंगे, तो हमने तुम्हें क्यों रखा? इसका आसान सा सवाल, आसान सा जवाब मेरे पास है।
कि मैं किसी पहले से सियासी आदमी को रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग अपने फायदे के लिए मुझे हर तरह के दाव पेच सिखाएंगे और चाहे मैं जितना भी बचूं उनके दाव पेच में आखिर आ जाऊंगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे एडवाइजर के तौर पर कोई नया लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार बंदा होना चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक सियासत से नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर आने वाले मुश्किल वक्त में मुझे बेहतरीन गाइडेंस दे सकते हो। मिस शाहीना की बातें सुनकर मैं खुशी से फूल सा गया। मेरे जहन से खदशात की गिरद कुछ कम हुई। हम सब ने रात का खाना साथ खाया। उसके बाद मैं इजाजत लेकर अपने कमरे में आया। बेड पर लेट तो क्या, लेकिन दिन भर सोने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें खिड़की के शीशों से बाहर झांक रही थी। मुझे उसी साय का इंतजार था। 11 बजे मैंने अपने लिए चाय मंगवाई। मुलाजिम को थर्मास में लाने का कहा ताकि रात जब भी तलब हो आसानी से पी। 1 बजने वाला था। मेरी निगाहें मुंतजिर अंदाज में खिड़की से देख रही थी कि अचानक कोई खिड़की के सामने से गुजर गया। मैं चौंक कर उठा। खिड़की के पट खोलकर इधर से ही बाहर जिस तरफ कोई गया था देखा। वो ही साया दरमियानी स्पीड से चलता हुआ मिस शाहीना के कमरे की खिड़की की तरफ जा रहा था। मैं फूलों के पौधों के साथ चिपटा हुआ उसके पीछे जाने लगा। अब वो साया खिड़की के एंड नीचे खड़ा खिड़की की तरफ देख रहा था। मैं पौधों के साथ छुपकर उसे देखने लगा। उसी वक्त साया खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं उसके अंदाज से चौंक उठा, क्योंकि उसने भागने वाले अंदाज में 2 स्टेप लिए और जिप लगाकर खिड़की पर चढ़ गया। खिड़की खुली हुई थी। मेरे देखते ही देखते वो अंदर गुम हो गया। मैं फूलों के साथ हैरत से खड़ा देखता रह गया। करीबन 5 मिनट से ज्यादा मुझे उधर ही हैरत ज़दा खड़े हो गए तो मैं एक लंबा सांस लेकर शशोपन में पड़ गया। उस खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पट बंद थे, जबकि मैंने खुद खुली खिड़की से उस साय को उधर कूदते देखा था। मैं इस खिड़की के सामने खड़ा हुआ, लेकिन ऊपर लटककर उसमें झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि अंदर देखूं या चुपचाप वापस अपने कमरे में चला जाऊं। अचानक मैंने अंदर देखने का फैसला किया और लपककर एक झप लगाया और खिड़की के ऊपर बने छज्जे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अंदर झांककर शीशों से देखने की कोशिश करने लगा। कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था। हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने पूरे कमरे में जहां तक उन शीशों से नजर आता था देखा, लेकिन वो साया मुझे नजर आया और फिर मेरी नजर सामने दीवार के साथ पड़े बेड पर पड़ी और मैं चौंक उठा। बेड पर मिस शाहीना के साथ कोई था। वो दोनों आपस में कंबल के अंदर गुत्थम गुत्था थे। मैं उस तरफ हैरानी से तक रहा था। अचानक उनमें से एक के सर पे से कंबल हटा मुझे देखा। उसके देखते ही मुझे एक झटका लगा और मेरे हाथ छत्ते से छूट गए। मैं पीठ के बल जमीन पे गिरा। मेरा जिस्म चिंचिना उठा। मेरा दिमाग हैरत के शिकंजे में था, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला 100% वो साया ही था। मैंने जो कुछ अंदर देखा उसके बाद तो मेरी वहां से उठने की हिम्मत ना हो पा रही थी। मैं आज भी बेसुध सा पड़ा रहा, जैसे कि जमीन ने मुझे अपने साथ चिपका लिया हो। सुबह की अजान हुई तो मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन सुबह 10 बजे मुझे उठा दिया गया, क्योंकि सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। मैंने मिस शाहीना की तरफ कई बार गौर से देखा, लेकिन वो बिल्कुल हशाश बशाश और हर फिक्र से जैसे आजाद थी। मीटिंग्स और फिर कुछ फंक्शंस अटेंड करते रात के 10 बज गए। वापिस आकर खाना खाते ही मैं अपने कमरे में चला गया। आज फिर मैं इसी साय की इंतजार करने चाहता था, ताकि देख सकूं कि ये चक्कर क्या है। दिन भर का थका हुआ था। बेड पर लेटे लेटे ऊँग आने लगी। जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होने लगी। पलकें बोझिल हो गई। मुझे ऐसे लगा कि कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने जोर लगाकर आंखें खोली। वो साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरी जुबान से एकदम से आया ला हौला वला कुव्वता। उसे एक झटका लगा और वो अचानक मुड़कर भागा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं और बंद दरवाजे से पार हो गया। मैं उठकर हैरत से बेड पे बैठा। मैंने सोच लिया कि बसीर साहिब से इस साई के बारे में बात करूंगा। मेरे जिस्म में साई को देखते ही सनसनी फैल जाती थी। उसके जाने के बाद भी दिमाग किसी भी सोच से खाली रहता था, लेकिन उस रात में उसके जाने के बाद उसके किले कमा करने के बारे में सोचने लगा था और उसके लिए बसीर साहिब को एतमाद में लिया बहुत ही जरूरी था। लेकिन जब मैंने बसीर साहिब से इस बारे में बात की तो वो मुझे बेचैनी से देखने लगे, जैसे उन्हें मेरी अकल पे यकीन ना रहा हो। फिर भी उन्होंने मेरी बात मुकम्मल सुनी और फिर अगली रात मेरे साथ ही उस साय को देखने के लिए तैयार बैठे थे कि वो साया मेरी खिड़की के सामने से गुजरता नजर आया। मैंने बसीर साहिब को मुखातिब करके, जो कि मेरी तरफ देख रहे थे, उस साय की तरफ मुतवज्जे किया और उठकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया। बसीर साहिब भी मेरे पीछे आहिस्ता से उतरे।
मेरा रुख उस साए की तरफ था जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिस शाहीना की खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बशीर साहिब को उस तरफ इशारा करके साया दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी उंगली की सेध में उस तरफ गौर से देखना शुरू किया। रोशनी कम ही थी, लेकिन इतना अंधेरा भी न था कि वो साया उन्हें नजर न आता। मेरे देखते ही देखते आज फिर साया खिड़की से लटक कर अंदर चला गया। मैंने बशीर साहिब को उस खिड़की तक ले जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटाया और गैलरी से चलते हुए मिस शाहीना के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटा डाला। मिस शाहीना तीसरी दफा दरवाजा बजने पर आवाज देती आई और दरवाजा खोल दिया। बशीर साहिब ने उससे इस्तफसार किया, लेकिन उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वो हकीकत में उस साए से बेखबर है। मैं भी उसका मजबूत लहजा सुनकर हैरान रह गया, इसीलिए मैंने चुप साध ली, क्योंकि बशीर साहिब को वो साया नजर न आया था और मिस शाहीना सिरे से ही मुकर गई। उसने किसी साए के बारे में जानने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद 2 दिन तो इन बाप बेटी ने मुझे बुलाया तक नहीं और तीसरे दिन बशीर साहिब एक मुअज्जिन से शख्स को लेकर मेरे कमरे में आए। उन्होंने उस आदमी का तारुफ एक करीबी दोस्त की हैसियत से करवाया और मेरा भी तारुफ करवाकर चले गए। वो आदमी मुझे पहले तो सियासत के दाव पेच के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। उसकी मालूमात मेरे लिहाज से कंप्लीट मालूमात थी। मैं भी उससे घुल मिल गया और इन चंद दिनों में मुख्तलिफ फंक्शन में लोगों में घूम फिर कर जो मालूमात सियासत की ली वो बताने लगा। बातों ही बातों में उसने अचानक कहा, बशीर साहिब कह रहे थे कि तुम्हें इस कोठी में कोई साया नजर आता है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक उठा, लेकिन चूंकि ये गपशप एक दोस्ताना माहौल में हो रही, इसीलिए मैंने पहली रात से जो साया मुझे नजर आया था उस रात से लेकर आज रात के साए के मिस शाहीना के कमरे में खिड़की से दाखिल होने तक बताया। वो उसी तरह गपशप लगाते उठ गए। उसी रात मैंने इस तरफ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ तैयार किया। पहले तो वो डरता रहा कि बशीर साहिब को पता चला तो वो नौकरी से फारिग कर देंगे। आखिर मेरे इत्मीनान दिलाने पर वो तैयार हो गया, क्योंकि वो मुझे इस कोठी में एक खसूसी मेहमान के तौर पर जानता था। रात के 1 बजते ही वो साया कोठी की बड़ी दीवार से बरामद हुआ। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास ही बैठा था। मैं उसे देखते ही अलर्ट हो गया। सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया। वो मेरे साथ इस कोठी से निकला और हम आगे पीछे उस साया के ताबू में चल दिए। सर, वो साया किधर है? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही मैं ठटक के रुक गया। साया तो हमारे सामने की नाक की सेध में ऐसे जा रहा था जैसे कोई आदमी नींद में चल रहा हो। मैंने पलटकर गौर से उस गार्ड को देखा। मेरे अचानक यूं पलटकर देखने से वो कंफ्यूज हुआ और घबराकर बोला, वो सर जी, साया मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उससे टार्च ली एहतियात से 2 दफा उस साए पर डाली। उस साए ने पलटकर देखा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ला खौला वला कुव्वता। इन अल्फाज का फिजा में पूछना ही था कि वो साया गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड बशीर साहिब की तरह उस साए को देख न पाया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि बशीर साहिब जरा बड़ी उम्र के हैं तो उनकी नजर कुछ कमजोर हो, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को भी वो साया नजर न आया तो मैं परेशान हो गया। मैंने उस गार्ड को वापस उसकी ड्यूटी पर जाने का कहा और खुद अपने कमरे में जाकर इस सारे चक्कर के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। दूसरी शाम एक 3-पीस सूट वाला मेरी उम्र से कुछ बड़ा आदमी बशीर साहिब के साथ नजर आया। बशीर साहिब ने पहले उसका तारुफ करवाया। वो भी सियासत का एक चलता फिरता पुरसा था। फिर उन्होंने मेरा तारुफ करवाया तो उसने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा तो ये है अली साहिब। मुझे उसका लहजा बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन मैं चुप रहा। बशीर साहिब ने भी उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो नीचे देखने लगा। उसके बाद वो नया आने वाला आदमी मिस शाहीना के साथ नजर आने लगा। बशीर साहिब और मिस शाहीना मुझे इग्नोर करने लगे। अब रात को साया मेरे इर्द गिर्द नजर आने लगा। मेरे अंदर डर बसेरा करने लगा, मेरा दिमाग चटकने लगा और वो नया पुर्जा आते जाते मुझ पर तंज के तीर बरसाने लगा। एक दिन मेरी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मैंने उसके साथ हाथापाई की। मुझे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। मेरा दिमाग बहुत ही गर्म था। मैं बशीर साहिब के साथ अपने कमरे में बैठ तो गया, लेकिन मेरा दिमाग सुलग रहा था। मुझे पता चल गया कि इस नए आदमी को मेरी जगह रख लिया गया है। शायद इस साए वाले वाक़े पर मेरी ज़हनी सेहत पर शोभा किया जा रहा था। अचानक बैठे बेड में उठ खड़ा हुआ और शोर मचाने लगा। जो कुछ हाथ में चढ़ा इधर उधर फेंकने लगा। सिक्योरिटी गार्ड आए, मुझे काबू करके बांध दिया गया। जाने कहां से अब डॉक्टर अवार्ड हुआ। मुझे दाएं बाजू पे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे नींद आई। शाम का अंधेरा बह रहा था। मेरी धुंधली आंखों के सामने वो साया खड़ा जैसे मुझ पर हंस रहा था। मुझे होश एक सलाखों वाले कमरे के अंदर में आया। मैं फर्श पर बिछी चादर पर लेटा था। उस कमरे में अकेला था। मेरे खास काम करने लगे तो मुझे समझ आया कि वो पागल खाने का एक कमरा था। मैं अपना सर
पीट कर रह गया। मैं उठा ही था कि वो साया सलाहों के साथ आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिजा में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी, जैसे कि वो कुछ हो रहा हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो कह रहा था, वो सिर्फ मेरी है। अब मुझे पता चला कि मिस शहीना इतनी खूबसूरत और मालदार होने के बावजूद भी अभी तक कवारी क्यों थी, क्योंकि उसका आशिक एक साया था जो कि उस पर मुकम्मल छाया हुआ था।